देखिए ये जो है ऊपर में जो है इसी दो तरह का दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा है ना। और अंदर में क्या है, न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कंसिस्टेंट, बीच बीच में छोटा 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 छिद्र बना हुआ है ना। और क्या है भाई, इसकी कंस्ट्रक्शन आप वहां देख रहे हैं चित्र में, है ना। क्लियर रीजन जो है दैट इज दैट कंस्ट्रक्शन पॉइंट इज सेंट्रोमियर बोलते हैं, ये सेंट्रोमियर पॉइंट है ना। और इसको काइनेटिक कोर भी बोलते हैं। जब ये आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको काइनेटिक कोर एक डिस्क के आकार का ये ऐसे नजर आता है। और गोल्जाई एपरेटस में क्या है, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। ये चार चीज जब हम जान गए, अब इनके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसमें जो है ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, A3 B2 C। डियर स्टूडेंट्स, मैं NP नारायण, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, इंडस स्टडी सर्किल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के बीच आज सेल स्टडी के तहत न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करूंगा। इसके पहले कि हम लोग चर्चा करें, हम लोग एक कहानी से इसकी शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ी नगरी थी, साम्राज्य था, जिसका नाम था कोशिकापुर। उस कोशिकापुर में जो राजा थे उनका नाम था न्यूक्लियस। तो राजा न्यूक्लियस जो थे वो अपने साम्राज्य में बहुत सारा विभाग अलग अलग बनाए हुए थे, सबके अलग अलग मंत्री बनाए हुए थे और सब विभाग से वो को कंट्रोल करते थे। ही वॉज द कंट्रोलिंग सेंटर। तो वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कि उन खाने पीने के लिए विभाग थे तो एक अलग उनका मंत्रालय था, डिफेंस के लिए, बचाव के लिए, है ना, युद्ध की कला कौशल सिखाने के लिए, सीखने के लिए, और उनकी फौज तैयार करने के लिए एक अलग विभाग था, है ना, डिफेंस का विभाग था। उसी तरह से सफाई के लिए उनके पास एक अलग विभाग था। इसी तरह से और भी उनके पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विभाग था, है ना। तो उन्होंने जो है उस पूरी चीजों को, सारी चीजों को एक ग्रंथ में लिख रखा था, जिसका नाम उन्होंने रखा था DNA ग्रंथ। DNA ग्रंथ बड़ा आपको टिपिकल नाम लग रहा होगा, DNA ग्रंथ। इस ग्रंथ के अंदर उनके सब कोड्स लिखे हुए थे, डेकोरम्स लिखे हुए थे, नॉर्म्स लिखे हुए थे। उन्हीं नॉर्म्स के तहत वो उनका आदेश चलता था कि इन नॉर्म्स को पूरी तरह से फॉलो करो, और जहां पर भी कोई भी तरह की क्राइसिस हो तुरंत वो अपना मैसेज भेजते थे कि देखो जा करके जो है इस डिपार्टमेंट को वहां पर नॉक करना है, वहां पर काम छूट रहा है, इस विभाग में काम छूट रहा है, यहाँ पर इस समय होना है, 100 समय सब काम हो। इस तरह की व्यवस्था थी और बड़ा ही व्यवस्थित रूप से ये पूरा उनका साम्राज्य चल रहा था। तो इसी तरह से हमारे सेल के अंदर भी खूब इसी तरह की एक प्रक्रिया है, वहां भी बड़ी सब कुछ व्यवस्थित है। हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना, सभी सेल ऑर्गेनेल, मुख्य जितने सेल ऑर्गेनेल थे उनके बारे में जाना, चर्चा की। तो आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे वहां पर बताया वो ही वाज द कंट्रोलिंग सेंटर, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी एक कंट्रोलिंग सेंटर है ना। और है क्या ये, तो इट इज द स्टोर हाउस ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। स्टोर हाउस है ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जितना भी है उसको ये स्टोर करता है ना। अब तो ये न्यूक्लियस बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सेल के लिए, है ना। और इसका आविष्कार 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 1831 में इसका आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब नॉर्मली आप देखेंगे कि कोई भी एक सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस मिलेगा, नॉर्मली यही होता है। इन प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स में एक ही न्यूक्लियस रहते हैं, जिनको मोनोन्यूक्लिएट बोलते हैं। लेकिन आपको और भी आश्चर्य होगा जान के, बहुत सारे ऐसे भी जीव जंतु हैं, जैसे उदाहरण ले एक पैरामीशियम का ले लें, ये एनिमल है ना, प्रोटोजोन्स ग्रुप में आता है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं तो उनको बाइन्यूक्लिएट बोलेंगे। इस तरह से किसी में कई न्यूक्लियस भी होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, उनको मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं, है ना। ये देखिए ये पैरामीशियम, इसमें ये तो हाउचेरिया बोलते हैं इसको, अलगी में, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस आपको नजर आएंगे, है ना। अब कुछ ऐसे भी सेल हैं जहाँ न्यूक्लियस होती ही नहीं है बिल्कुल, ये भी आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा जान के। जैसे हमारे यहाँ जो हम लोग मैमल हैं, तो मैमलियन RBC में देयर इज नो न्यूक्लियस। तो ये जो है इसको ए न्यूक्लिएट हम लोग कहते हैं, जिसमें कोई भी न्यूक्लियस ना हो, मोनोन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट एंड ए न्यूक्लिएट। अब हम लोग आगे देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में, इसके कंस्टिट्यूशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये जानेंगे कि इस न्यूक्लियस के अंदर में केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कैसे होते हैं, इसके अंदर में रहता क्या है, केमिकल को किस किस प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। तो इस न्यूक्लियस के अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड जो पाए जाते हैं वो 2 तरह के पाए जाते हैं, एक को कहते हैं DNA, एक को कहते हैं RNA। DNA और RNA और न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में भी चर्चा करेंगे विस्तार से, है ना। इसके अलावा में क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन भी होते हैं, इनके अंदर बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं।
बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हिस्टोन्स रहता है। हिस्टोन्स बहुत कॉमन सा प्रोटीन, इसलिए लोग हिस्टोन का नाम लेते हैं, प्रोटामीन्स का नाम लेते हैं। तो ये जो है प्रोटीन, प्रोटामीन्स और हिस्टोन्स तो रहते ही हैं, लेकिन साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, है ना। ये न्यूक्लियर प्रोटीन है और कुछ इसके जगह पर इंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम लोग न्यूक्लियर इंजाइम्स कहते हैं, जिनका अलग अलग रोल है हर एक प्रकार के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में। इनको हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। और इनके अलावा और क्या पाया जाता है भाई, तो इस न्यूक्लियस के अंदर में मिनरल सॉल्ट एंड अदर कंटेंट्स भी पाए जाते हैं। मिनरल सॉल्ट किस तरह के पाए जाते हैं, अब जैसे ये हो गया, ये देखिए आप पोटाशियम हो गया, है ना, ये जो फास्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस तरह के कई तरह के मिनरल सॉल्ट भी इसमें पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक न्यूक्लियस को देखें कि ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है किस प्रकार का, और इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं। आपको यहाँ पर एक मेटाफेज स्टेज के न्यूक्लियस को मैंने दिखाया है, जो मेटाफेज स्टेज में कैसा लगता है। तो आप देखिए, ये जो है ऊपर में जो है दो तरह का दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा है ना। और अंदर में क्या है, न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कंसिस्टेंट, बीच में छोटा 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 छिद्र बना हुआ है ना। और क्या है भाई इसमें न्यूक्लियर पोर में, न्यूक्लियर पोर के बाद जो है इसमें अंदर में इंटरवीवन थ्रेड्स नजर आ रहे हैं। जैसे आप समझिए ऊन का गोला जैसा होता है ना, उस तरह के धागे इसमें उलझे हुए हैं, ठीक है ना। दैट इज द क्रोमैटिन फाइबर, ये क्रोमैटिन फाइबर हो गया, है ना। और न्यूक्लियर पोर आपने देख लिया, आउटर और इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो ये जो है एक इन्वेलप लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। इसको न्यूक्लियर इन्वेलप हम लोग बोलते हैं, है ना। और ये जो है ये न्यूक्लियर कंटेंट जो अंदर में बताया था मैंने, उन सबको घेर करके रखे हुआ है ना। इट सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटो। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों को सेपरेट करने वाला है, यही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये सेपरेट करता है इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को, ठीक है ना। अब ये जो दो मेम्ब्रेन मैंने अभी बताया आपको, ये देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इसमें नजर आ रहा है चित्र में। तो ये जो है दिस इज द यूनिट मेम्ब्रेन, और इनके बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। इन दोनों के बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है इस स्पेस का। आगे जब हम लोग देखेंगे डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फेनोमेना देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसका आउटर मेम्ब्रेन जो है, आप जानते हैं कि इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम सटा हुआ रहता है इसके साथ, तो वो रफ रहता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम दाना 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 जो है इस तरह का आपको सटा हुआ से स्ट्रक्चर रहेगा इसके बाहर, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम सटे रहते हैं। तो ये रफ हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ, है ना। जब इसमें राइबोसोम है ड्यू टू अटैच्ड राइबोसोम्स विद इट। लेकिन इनर मेम्ब्रेन में ये बात नहीं है। इनर मेम्ब्रेन क्या है, इट हैज नो राइबोसोम्स, स्मूथ है ना। बट बेसिक चीज है इसकी ऑरिजिन के बारे में, इस पर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को, इसकी ऑरिजिन कहाँ से होती है। तो इसकी ऑरिजिन जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से होती है। इसको याद रखना है, इसकी ऑरिजिन कब कहाँ से होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से होती है। अब हम लोग न्यूक्लियर पोर को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यूक्लियर पोर के बारे में जान रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है उसमें आपको छोटे छोटे छिद्र नजर आ रहे हैं। ये न्यूक्लियर पोर हैं क्या, इनका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जाने, है ना। तो लिखिएगा, एट सर्टेन प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बीच में इंटरप्टेड है स्मॉल स्ट्रक्चर से, एंड दैट स्मॉल स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियर पोर। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है ये उस पॉइंट पर जाके फ्यूज कर जाते हैं, है ना। इट फ्यूजेस एट दोज पॉइंट्स। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से ये बनता है ना। और क्या है, इनके जो पोर को अब हम लोग जब बढ़िया से स्टडी करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का देखेंगे, तो वहां पर रिंग नुमा स्ट्रक्चर नजर आएगा। यहाँ पर आपको चित्र में नहीं नजर आ रहा है, तो उस रिंग को हम लोग एनुली रिंग बोलते हैं, है ना। ये एनुली रिंग है, एनुली बोलते हैं इसको। रिंग नुमा सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आता है ना। ये कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है, पोर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको एनुली हम लोग बोलते हैं, है ना। अब इनका रोल क्या है, ये पोर क्यों बना हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इनका कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर में है, साइटोप्लाज्म बाहर में है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म, इनके एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ये जो न्यूक्लियर पोर है।
ठीक है ना। अब आप देखिए, अब जो एक और भी महत्वपूर्ण है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। आप जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए है ना, और जो है ये और राइबोसोम्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जो न्यूक्लियस के अंदर आधी क्रिया होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, और फिर ये न्यूक्लियर पोर के माध्यम से बाहर आते हैं साइटोप्लाज्म में, जहां पर जाके फिर आगे की क्रिया होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ये दोनों न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये बाहर आते हैं और फिर न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया बाहर आके पूरी करते हैं। अब ये न्यूक्लियर पोर एक सर्टेन फेज में आप जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे देखेंगे एक में न्यूक्लियर पोर गायब हो जाता है, डिसअपियर कर जाता है। लेकिन फिर जब सेल डिवीजन आगे बढ़ता है, जब रीऑर्गेनाइजेशन के स्टेज में आता है, तब क्या होता है, ये न्यूक्लियर पोर फिर से जो है अपीयर हो जाता है। इट रीअपियर्स है ना, ये रीअपियर कर जाता है न्यूक्लियर पोर, ये जब एक सर्टेन फेज आता है न्यूक्लियर ये सेल डिवीजन का, तो है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियर पोर देख लिया हम लोगों ने, अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी इस डायग्राम में आप देख रहे हैं राइट साइड में एक बड़ा सा डिस्क्रीट टाइप का स्ट्रक्चर है, डॉट 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 किया हुआ है, बहुत फेंट है ना, बहुत क्लियर भी नहीं है ना, फेंट सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। एंड इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं, नॉट न्यूक्लियर, न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, दिस इज न्यूक्लियोलस, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो ये होता क्या है बड़ा काफी, ये काफी बड़ा होता है, ये काफी बड़ा है, देखिए लार्ज है ना, इसेंट्रिकली सिचुएटेड है, स्फेरिकल भी है, गोलाकार में भी है, और क्या है एसिडोफिल एसिड्स के साथ अट्रैक्ट होने वाला ग्रेन्यूल है ना। लेकिन क्या है, इट इज नॉट सेपरेटेड। ऐसा बहुत रेयर आपको ऑर्गेनेल मिलेगा जो कि जिसमें मेम्ब्रेन ना हो, उसमें से एक ये भी आता है। सो न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है ना। और क्या है इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका क्या, इसका रोल क्या है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, ये राइबोसोम आरएनए के सिंथेसिस में ये मदद करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर ही होता है ना। और क्या है, ये जो है वो जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस जिस सेल में एक्टिवली होने वाला है, वहां पर न्यूक्लियस बहुत बड़ा सा हो जाएगा, और है ना, और कई न्यूक्लियस नजर आएंगे, है ना। और क्या है, और एक्टिवली जो ऐसे सेल जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में, तो इस तरह के जो होंगे सेल एक्टिवली इन्वॉल्व, वहां पर न्यूक्लियस आपको काफी एक्टिव और काफी लार्ज रूप में नजर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका रोल क्या है आगे प्रोटीन सिंथेसिस में, आरएनए को सिंथेसाइज करना है, ठीक है ना। अब हम लोग देखें जो मेन चीज है इस न्यूक्लियस के अंदर में, दैट इज क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमेटिन फाइबर, पहले हम लोग जब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो क्रोमेटिन फाइबर पर ही बात कर रहे हैं, बाद में यही बढ़ते बढ़ते हम लोग डीएनए, आरएनए, फिर जीन के स्ट्रक्चर पर, क्रोमोसोम से शुरू करेंगे, क्रोमेटिन के बाद क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, फिर डीएनए, आरएनए, जीन्स वगैरह की बातें आगे होंगी। लेकिन अभी जिस स्टेज पर हम लोग हैं, अभी जिस न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्रोमेटिन फाइबर को पहले स्टडी करते हैं, जो उलझा हुआ सा एक स्ट्रक्चर आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, जैसा मैंने बताया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्रोमेटिन फाइबर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें। ये क्रोमेटिन फाइबर जो आपको मैंने बताया, ऊल, उलझा हुआ सा ऊल है, उस तरह का एक शेप यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कि इंटरफेज स्टेज में आने के बाद क्या होता है, जब सेल डिवीजन का इंटरफेज स्टेज आता है, तो ये होता है क्या कि ये क्रोमोसोम अनकॉइल होने लगते हैं, धीरे धीरे खुलने लगते हैं। जो उलझे हुए हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये अनकॉइल होना शुरू कर देते हैं, है ना। लूज नेटवर्क, पहले एक दूसरे रंग का नेटवर्क था, अब एक लूज सा नेटवर्क नजर आने लगता है इनका, है ना। तो ये जो लूज नेटवर्क है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, है ना। अब क्या होता है, ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन जो है, ये क्रोमैटिन के अंदर में क्या है, हम लोग क्रोमैटिन तो समझ गए, इनके अंदर में क्या है। तो क्रोमैटिन के अंदर में डीएनए है, आरएनए है, एवं डिफरेंट तरह के प्रोटीन है। अभी हमने न्यूक्लियस के प्रोटीन के बारे में पहले चर्चा की थी। यदि 3 तरह की चीजें इस क्रोमैटिन फाइबर के अंदर में नजर आएंगे, डीएनए भी, आरएनए भी और प्रोटीन भी, है ना। अब हायर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं हायर ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में डेफिनिट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दैट क्रोमोसोम नंबर इज, जैसे मैन में ले लें, है ना, तो 46 एंड 23 पेयर्स में रहते हैं। तो इस तरह से डेफिनिट नंबर है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इसमें है ना, हायर एनिमल्स हायर प्लांट, क्रोमोसोम नंबर इज डेफिनिट। और क्या होता है, डेफिनिट तो होता ही है, साथ ही इनका साइज और इनका शेप
ये भी डेफिनेट होता है, ये बदलता है, ये साइज और शेप। अभी हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं शेप के बारे में भी। तो ये जो है साइज और शेप दोनों है। अब इनका शेप नजर कब आता है? जब हम नेट इंटरफेस से आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रोफेज का जब मेटाफेज और एनाफेज स्टेज में आते हैं हम लोग, सेल डिवीजन की इन दो स्टेज में जब आएंगे, तब देखेंगे इनका शेप हमको नजर आने लगेगा कि एक्चुअली में ये क्रोमोसोम कैसा दिख रहा है ना। जो क्रोमैटिन फाइबर था, अब एक क्रोमोसोम का रूप नजर आने लगेगा मेटाफेज और एनाफेज स्टेज में, है ना। तो ये जो इस स्टेज में लगता कैसा है, ये एक पतला सा लगेगा, थीन है, क्वाइल्ड है, इलास्टिक आपको नजर आएगा, है ना, और कॉन्ट्रेक्टाइल है, थ्रेड लाइक और स्टेनेबल। स्टेनेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग जो रिसर्च के दौरान, पढ़ाई के दौरान क्या करते हैं, किसी की जो केमिकल से उसको स्टेन करते हैं, रंगते हैं ताकि क्रोमोसोम विजिबल हो, है ना। तो ये स्टेनेबल स्ट्रक्चर है, तभी हम लोग क्रोमोसोम को डिटेल में स्टडी कर पाते हैं। अब पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। क्रोमैटिन फाइबर पूरा उलझा हुआ स्ट्रक्चर हुआ, उससे हम एक क्रोमोसोम पर आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए एक क्रोमोसोम हुआ, और उस क्रोमोसोम के अंदर में क्या पाते हैं हम लोग? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, है ना। अब हम लोग जरा शेप के बारे में देखें कि क्रोमोसोम का शेप कैसे चेंज करता है, या कौन सा, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट चेंज द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब शेप ऑफ क्रोमोसोम के बारे में जाने। क्रोमोसोम अलग अलग शेप क्यों हो जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे मुख्य रीजन है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। जो उनके ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है जहां पर वो दबा हुआ है क्रोमोसोम, वो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ही क्रोमोसोम का शेप डिसाइड करता है ना। तो शेप ऑफ द क्रोमोसोम किससे डिसाइड हो रहा है? यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। देखिए, शेप ऑफ द क्रोमोसोम इज डिटरमाइंड बाय द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो है ना, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही बताता है कि शेप कैसा होगा, है ना। जिनके दोनों आर्म है क्रोमोसोम के, तो दोनों आर्म क्रोमोसोम के बाहर ऐसे नजर आएंगे, और आप देखेंगे कि कॉन्स्ट्रिक्शन बीच कहीं पर नजर आएगा। अब देखिए, अभी आपको चित्र दिखा रहे हैं, इसमें 4 तरह के क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। इसमें पहले वाले में आप देखिए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चारों में शेप बदल गया। अंतर क्या हुआ? सिर्फ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का पोजीशन चेंज किया है, और क्रोमोसोम का शेप चेंज करता जाता है। तो ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन आप वहां देख रहे हैं चित्र में, है ना। क्लियर रीजन जो है, दैट इज द कंस्ट्रिक्शन पॉइंट इज सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये सेंट्रोमियर पॉइंट है ना। और इसको काइनेटोकोर भी बोलते हैं। जब ये आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको काइनेटोकोर, एक डिस्क के आकार का ये ऐसे नजर आता है, ये सेंट्रोमियर के पास, इसको काइनेटोकोर बोलते हैं, है ना। वही पॉइंट है जो क्लियर रीजन नजर आता है, सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर का पोजीशन देखिए कैसे भाग रहा है, और शेप भी क्रोमोसोम का चेंज कर रहा है। अब देखिए, पहले वाले में मेटासेंट्रिक, इसमें क्या है, दोनों देखिए इक्वल आर्म है, जितना इधर बीच में ही सेंट्रोमियर बीच में अवस्थित है। दूसरा वाला क्या है, थोड़ा सा शिफ्ट कर गया सेंट्रोमियर, तो उसका नाम हो गया सब मेटासेंट्रिक। देख रहे हैं ना, इसमें क्या हो गया, एक आर्म थोड़ा छोटा, एक आर्म लंबा हो गया, ये सब मेटासेंट्रिक हो गया। तीसरे वाले में देखिए एक्रोसेंट्रिक लिखा हुआ है, इसमें क्या है, एक आर्म बहुत ही छोटा है, एक आर्म बहुत ही बड़ा है। तो एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड एक्सट्रीमली, ये एक्सट्रीमली शॉर्ट हो गया, और ये देखिए एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म हो गया। और टीलोसेंट्रिक क्या हो गया, इसमें सेंट्रोमियर खिसक के लास्ट एकदम एंड ऑफ द क्रोमोसोम पर चला गया है, एकदम लास्ट एंड पर चला गया है। इसको टर्मिनल जब सेंट्रोमियर हो जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। इस तरह का शेप देखिए कितना चेंज कर गया शेप। तो शेप क्या हो गया, सेंट्रोमियर के सिर्फ पोजीशन से ही ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम का शेप डिसाइड हो गया, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके बाद थोड़ी और जानकारी बढ़ाते हैं इस न्यूक्लियस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो आपको एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का मैंने 2 आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया है। पहला डायग्राम क्या है, एक्सटर्नल है, और दूसरा इंटरनल है ना। इसमें आप देखिए, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो है ही, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सेंट्रोमियर के बारे में। क्रोमोसोम एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी नजर आ रहा है आपको। ये जो है किसी भी एक पॉइंट पर क्रोमोसोम में आपको नजर आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये आप देखिए इस डायग्राम में आपको दोनों क्रोमोसोम में आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जो है इनका रोल क्या है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का, इनका रोल जो है न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट रिसर्च बताता है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस,
इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ना। इसलिए इनको हम लोग, इनका और भी नाम है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग न्यूक्लियोलर जोन भी बोलते हैं या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स भी बोलते हैं। इनका दो नाम है, न्यूक्लियर जोन भी बोलें या इनको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी बोला जाता है। न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज करने वाला अर्थात न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, है ना। अब क्या है, ये सभी क्रोमोसोम में नहीं पाए जाते हैं। किसी किसी, मान लीजिए पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है तो किसी एक या दो क्रोमोसोम में आपको मिलेगा न्यूक्लियर जोन। तो इस तरह का जो आपको मिलेगा, इस तरह का सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाला मिलेगा, तो उस तरह के क्रोमोसोम को एक अलग नाम दे दिए, न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम इनको हम लोग बोलते हैं। वैसे क्रोमोसोम जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वर्तमान है उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम बोलते हैं। अब देखिए इसी दोनों चित्र में आपको एक बाद में एंड पॉइंट पर एक बल्ज किया हुआ नॉब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सैट क्रोमोसोम। तो सैट क्रोमोसोम के बारे में अभी हम लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से इन दोनों चित्रों को देखें, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। दोनों को देखिए, इसमें क्या दिखेगा, एंड पॉइंट पर देखिएगा आपको एक गोल सा राउंड इलोंगेटेड एंड नॉब लाइक, जैसे दरवाजे का नॉब होता है ना गोल, उस तरह का एक अपेंडेज आपको लगेगा कि क्रोमोसोम के ठीक ऊपर लास्ट पॉइंट पर लगा हुआ है ना। इस अपेंडेज को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। ये सैटेलाइट है। और वैसे क्रोमोसोम जिसमें सैटेलाइट लगा हुआ रहे उसको हम लोग सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैट क्रोमोसोम। ये सैटेलाइट लगा हुआ वाला क्रोमोसोम है, इसलिए इस तरह के क्रोमोसोम को हम लोग बोलेंगे सैट क्रोमोसोम। ठीक है ना। अब क्या है, सम टाइम क्रोमोसोम है क्या, किस तरह का इनका स्ट्रक्चर देखिए, एक राउंड भी बताया, इलोंगेटेड है और नॉब लाइक है। सबसे इंपॉर्टेंट नॉब लाइक स्ट्रक्चर देखिए, दोनों चित्र में आप देखिए नॉब के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस अपेंडेज को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। ये क्या हुआ, ये क्रोमोसोम के साथ जुड़े रहते हैं एक थीन क्रोमैटिन फाइबर के साथ। थीन, ऐसा नहीं कि इनका कोई कनेक्शन नहीं है क्रोमोसोम के साथ, बल्कि ये क्रोमोसोम के साथ ये थीन क्रोमैटिन फाइबर के साथ से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ा हुआ है पतले से थीन फाइबर के साथ, क्रोमैटिन फाइबर के साथ जुड़ा हुआ है मेन क्रोमोसोम की बॉडी के साथ। और ये क्या है कोटला, इसको इस तरह के क्रोमोसोम का नाम ही रख दिया गया। इस तरह के क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं सैट क्रोमोसोम। तो अभी हम लोग वैरायटी ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में जान रहे हैं। अभी हम लोग कुछ और भी जानेंगे, और भी किस तरह के क्रोमोसोम होते हैं। जो ये तो एक जनरल आपने आपको बताया स्ट्रक्चर, इनसे इतर कुछ और भी ऐसे कुछ क्रोमोसोम होते हैं जो गिगांटिक होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं। उन तरह के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग अभी जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमोसोम के वैरायटी के बारे में। कैसा क्रोमोसोम, और कुछ जो एक जनरल हमने क्रोमोसोम देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, सब कुछ समझा, लेकिन अब ऐसे भी जायंट आकार के, जिसको दैत्याकार बोलिए, दैत्याकार आकार के भी क्रोमोसोम हो सकते हैं, है ना। इनमें क्या होता है कि लार्ज न्यूक्लियाई, इनकी न्यूक्लियाई बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए लार्ज न्यूक्लियाई हो जाती है ना, जायंट है। और क्रोमोसोम का साइज जो है बहुत बड़ा, लार्ज और जायंट साइज का हो जाता है क्रोमोसोम। तो सबसे पहला एग्जांपल है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम को आप देखिएगा, जैसे हल्दी की गांठ होती है वैसे गांठ बैंड से अलग अलग बने रहते हैं। विशाल क्रोमोसोम है, अभी जिसमें डार्क लाइट आपको बैंड से नजर आएगा। इस तरह का एक लार्वी में जो है, ये डिप्टेरन इंसेक्ट, स्पेशल इंसेक्ट होता है, एक विशेष रूप का इंसेक्ट है, इसी के लार्वी में पाया जाता है। ये इसको कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। आपसे पूछा जा सकता है सिर्फ एग्जाम्पल या पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में। दूसरा प्रोग्राम है लैम्ब ब्रश। ये क्या है, ब्रश के आकार है, बीच में माइक्रोट्यूब्यूल है और ये क्रोमैटिन फाइबर से ऐसे ऐसे ब्रश बने हुए हैं। टूथब्रश जैसे आपका होता है उस जैसे ऐसे ऐसे ब्रश बने हुए हैं। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा जायंट क्रोमोसोम होता है। ये जो है प्राइमरी oocyte न्यूक्लियाई ऑफ एनिमल स्पीशीज में, oocyte का जो न्यूक्लियाई है वो जो है देखिएगा, वो कभी कभी वहां पर देखिएगा उसके शेप में ऐसा नजर आएगा। या फिर एसिटिबुलारिया होता है ना, इसके न्यूक्लियस का, इसका भी न्यूक्लियस बहुत जायंट होता है। जब उसके न्यूक्लियस में जब क्रोमोसोम को देखा गया तो उस तरह का ब्रश नुमा ऐसे करके बना हुआ है और क्रोमैटिन फाइबर ब्रश नुमा बने हुए हैं। इस तरह के लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम नजर आएंगे। आपको इनके एग्जाम्पल्स का नाम याद रखना है, कौन से एग्जाम्पल में पॉलीटीन क्रोमोसोम किस में होते हैं और ये लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम किस में होते हैं। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग को सीबीएसई नीट में अभी पूछे गए हैं, है ना, बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनके। कुछ एग्जाम्पल को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस न्यूक्लियस के बारे में जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उनको हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सेज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ नाम दे रखे हैं, लिस्ट 2 में रखे हैं। लिस्ट 1 में क्या क्या नाम है, एग्जॉन्स है ना, कार्टविल पैटर्न है और क्रिस्टी है और सैटेलाइट है। ये 4 इधर दे रखे हैं।
ABCD में। और इनके ऑप्शंस इधर लिस्ट 2 में दे रखे हैं, सेंट्रियोल, उसके बाद सीलिया एंड फ्लैजेला, उसके बाद क्रोमोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये 4 चीजें हैं। अब इनको आपको जो है मैच करा के इसमें करेक्ट चॉइस चुनना है ना। चॉइस ए में आप देखिए ABCD दिया हुआ है, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हम लोग पहले डी ऑप्शन को देखते हैं। अब एक्सॉन्स जो हैं, ए आप जो देख रहे हैं, ये सीलिया और फ्लैजेला में पाए जाते हैं। एक्सॉन्स एक पर्टिकुलर प्लेस है, जोन है जहाँ, जिसको एक्सॉन बोलते हैं, है ना। कार्टविल पैटर्न जो है वो आपको सेंट्रियोल में मिलेगा, तो सेंट्रियोल हो गया। उसके बाद से क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं। और क्रोमोसोम में क्या है, अभी तुरंत हमने पढ़ा सैटेलाइट क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम में सैटेलाइट भी पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका आंसर डी होगा, A2 है ना। उसके बाद से B1, उसके बाद से C4 और D3, ये ऑप्शन होने से द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैचिंग का है, ये भी आपके नीट में आया हुआ है ना। इसके लिस्ट 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें ABCD है, इसमें न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, लिकोप्लास्ट एंड गोल्जाई ऑपरेटस। ये चारों चीज के बारे में आप बढ़िया से पढ़े हुए हैं, जानते हैं, है ना। ये जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनके बारे में, या न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियोलस के बारे में, तो इनका क्या कर, इनके रोल्स जुड़ा हुआ देखिए क्वेश्चन है। पहला वाला हो गया साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल, तीसरा है साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, एंड चौथा है द लास्ट इज फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। अब अभी हम लोग जब क्लोरोप्लास्ट पढ़े थे तो हम लोगों ने जाना था कि ल्यूकोप्लास्ट में जो है न्यूट्रिएंट्स स्टोर किया जाता है। न्यूक्लियोलस के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्टिव आर्जोमल RNA के सिंथेसिस में मदद करता है। सेंट्रियोल में अभी जरूर बताया हमने कि कार्टविल वाली बात है। और गोल्जाई ऑपरेटस में क्या है, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये 4 चीज जब हम जान गए, अब इनके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इसमें जो है ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, A3, B2, C4 एंड D1, है ना। ये हो गया ऑप्शन, इसका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन A होगा, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें भी मैचिंग है ना। इसमें मैचिंग में क्या है, वो जो हमने अभी सेंट्रोमियर के पोजीशन से बताया था कि क्रोमोसोम का शेप अलग अलग होता है, तो मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक है। और चारों का यहाँ पर पोजीशन दे रखा है उन्होंने मेटासेंट्रिक के नाम से। इसमें ऑप्शन ABCD है, तो इसमें ऑप्शन A होगा, विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चूंकि A के साथ क्या है, A के साथ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे उनको कहते हैं, देखिए थर्ड ऑप्शन इसमें दिया हुआ लिस्ट में, लिस्ट नंबर 2 में। थर्ड इज क्रोमोसोम इन द मिडिल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स, मेटासेंट्रिक हो गया, है ना। एक्रोसेंट्रिक वाला क्या हो गया, एक्रोसेंट्रिक B में 1 होगा, है ना। 1 में क्या ऑप्शन है, सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 एक्सट्रीमली वेरी लॉन्ग आर्म, तो 2 आर्म हो गए, तो एक्रोसेंट्रिक हो गए। अब सब मेटासेंट्रिक में क्या था, जिसमें थोड़ा सा खिसक जाता था सेंट्रोमियर, है ना। तो सब मेटासेंट्रिक जो हमारा ऑप्शन है, ये C ऑप्शन जो है, उसमें लास्ट ऑप्शन देखिए आप, है ना। सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल फॉर्मिंग 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म, अभी जो मैंने बताया। और लास्ट इज टीलोसेंट्रिक, जो कि D है ऑप्शन, है ना। इसमें आप देखिए 2 नंबर में सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, A होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर, अभी आपने हम लोगों ने देखा, अभी 3 देखा, है ना। अब आई नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप इज ए डेरिवेटिव। अब तुरंत मैंने न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में आपको अलग से बताया, है ना। ये किससे बनता है, इस डेरिवेटिव कैसे बनता है न्यूक्लियर इन्वेलप, तो ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। दूसरा ऑप्शन है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद लास्ट इज मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो है द करेक्ट ऑप्शन विल बी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैंने बताया था कि ER के इससे ही इसका निर्माण होता है, किसका, न्यूक्लियर इन्वेलप का। तो इस पर ये क्वेश्चन इन्होंने रखा है ना। ये भी आपके CBSE का ही क्वेश्चन है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ट्रिकी है, इसको ध्यान देके देखने की जरूरत है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोल रहे हैं, दी आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर। ऐसा कौन सा इसमें ऑर्गेनेल है जिसमें कोई आउटर कवरिंग होती ही नहीं है। अभी तुरंत मैंने आपको बताया है, अपने लेक्चर में देखेंगे। इसमें ऑप्शन है, पहला न्यूक्लियोलस, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है प्लास्टिड।
तो लाइसोसोम नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा और प्लास्टिड नहीं होगा, सब में आप जान रहे हैं कि मेम्ब्रेन होता है। एकमात्र न्यूक्लियोलस ही ऐसा है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए होगा इसका, न्यूक्लियोलस, है ना, जिसमें कि एब्सेंट रहता है कवरिंग मेम्ब्रेन। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 अभी क्वेश्चन देखे। ऐसे सीरीज में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डेप्थ ऑफ टाइम है इसलिए हम लोग उतना डिटेल में नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं हर क्वेश्चन को। आप लोग इसको बनाइए, कोई दिक्कत हो आप वीडियो पर भी हमसे कमेंट प्राप्त कर सकते हैं, गाइडलाइंस ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस हिसाब से हमने आज सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में विस्तार से जो चर्चा की, ये पूरा टॉपिक आज समाप्त हुआ, है ना। अब हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ फिर आपके पास आएंगे। थैंक यू वेरी मच।